नमस्कार दोस्तों। तो सोचिए, इंडिया को अगले कई दशकों तक खूब सारी बिजली चाहिए। घरों के लिए भी, फैक्ट्री के लिए भी, डाटा सेंटर्स, रेलवेज एंड नई इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन साथ में कोल पर डिपेंडेंस भी कम करनी है। सोलर पावर बढ़ रही है, विंड पावर भी बढ़ रही है, लेकिन सूरज रात में नहीं निकलता और हवा भी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करने का रास्ता खोल दिया गया है। अब हेडलाइन देखकर ऐसा लगता है कि बस यूरेनियम आया और इंडिया का 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर वाला सपना पूरा हो गया। लेकिन असली सवाल है कि क्या केवल यूरेनियम मिलने से इंडिया 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बना पाएगा? ये यूरेनियम इस कहानी का केवल एक पहला सामान है, और असली परीक्षा रिएक्टर बनाने, पैसा जुटाने और प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने की है। आज इसी डील को बहुत ही सीधी सादी भाषा में समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बात साफ कर लेते हैं। न्यूक्लियर पावर को केवल अच्छा या केवल बुरा बताना दोनों गलत होंगे। एक तरफ इसका फायदा है। क्या यह लगातार बिजली दे सकती है, सोलर और विंड के साथ ग्रिड को बैलेंस करने में मदद करती है, और बिजली बनाते समय कोल प्लांट जैसे कार्बन एमिशन नहीं करती। लेकिन दूसरे पलड़े में कठिन कठिन सवाल भी है। ये एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने में कितना पैसा लगेगा? प्रोजेक्ट 5 वर्ष में बनेगा या 15 वर्ष में या 25 वर्ष में? सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? और रेडियो एक्टिव वेस्ट को 100-200 नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? किसी एक्सीडेंट की स्थिति में लायबिलिटी कौन लेगा? और सबसे जरूरी, जिस इलाके में प्लांट लगेगा वहां के लोगों का विश्वास कैसे जीता जाएगा? इसलिए न्यूक्लियर डिबेट में न अंधा समर्थन ठीक है, न अंधा विरोध। असली बात है फायदा कितना है, रिस्क कितना है, और व्यवस्था कितनी मजबूत है। अब सवाल आता है ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के नॉन यूरेनियम रिसोर्सेज का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। वह दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर में शामिल है। यानी ऑस्ट्रेलिया केवल एक छोटा सप्लायर नहीं, बल्कि ग्लोबल यूरेनियम मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है। इंडिया के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। तो सीधी भाषा में समझिए, अगर आपका पूरा राशन केवल एक दुकान से आता है और वह दुकान बंद हो जाए तो दिक्कत होगी। लेकिन आपके पास 3 या 4 भरोसेमंद सप्लायर हों तो रिस्क कम हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया अकेला सप्लायर नहीं। इंडिया ने मार्च 2026 में कनाडा की केमिको के साथ भी यूरेनियम और कॉन्सेंट्रेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसलिए इस डील को ऑस्ट्रेलिया पर नई डिपेंडेंस की तरह नहीं बल्कि सप्लायर की लिस्ट में मजबूत करने की तरह देखना चाहिए। जितने भरोसेमंद रास्ते उतनी बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी। अब 100 गीगावाट का हिसाब समझिए। आज इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी लगभग 8.78 गीगावाट है। पहला लक्ष्य है जो प्रोजेक्ट्स पहले से कंस्ट्रक्शन या इम्प्लीमेंटेशन में है, उन्हें पूरा करके 2031 से 32 तक कैपेसिटी लगभग 22 गीगावाट करना। इसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल को लगभग 32 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़नी है। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर शामिल होंगे। इससे टोटल लगभग 54 गीगावाट बनेगा। लेकिन टारगेट तो 100 गीगावाट है, मतलब अभी भी 46 गीगावाट बाकी रहेगा। गवर्नमेंट रोड मैप के अनुसार यह हिस्सा सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आना है। यही पूरी कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि यूरेनियम खरीद लेना एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन 46 गीगावाट रिएक्टर कैपेसिटी तैयार करना मतलब जमीन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटर, वाटर अवेलेबिलिटी एंड लोकल एक्सेप्टेंस सबको एक साथ चलाना है। इसलिए 100 गीगावाट एक फ्यूल टारगेट नहीं है, यह पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का टारगेट है। अब नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। आज कैपेसिटी 8.78 गीगावाट है। 2031 से 32 तक इसे लगभग 22 गीगावाट करना है, और 2047 तक 100 गीगावाट। यानी आज के मुकाबले लगभग 11 गुना एक्सपेंशन होगा। और एक दूसरा नंबर भी देखिए। 2024-25 में इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो न्यूक्लियर पावर का हिस्सा था वो लगभग 3.1 था। तो सवाल यह है कि केवल रिएक्टर की संख्या बढ़ाने से
न्यूक्लियर पावर की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ जाएगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग अलग चीजें हैं। प्लांट कितने दिन चलता है, मेंटेनेंस कितने दिन होता है, फ्यूल कितनी नियमितता से चलता है और ग्रिड कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले पाती है, इन सब का असर पड़ता है। अब इस ग्राफ को देखकर हमें टारगेट की एम्बिशन दिखाई देती है, लेकिन साथ ही गैप भी दिखाई देता है। जो 100 गीगावाट कोई छोटा एक्सटेंशन नहीं है, यह इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का लगभग पूरा स्केल बदलने का लक्ष्य है। 2024 में न्यूक्लियर शेयर लगभग 3.1% थी, जो प्रेजेंट कैपेसिटी 8.78 गीगावाट है, और 2047 तक का टारगेट 100 गीगावाट का है। अब देखो, जो यूरेनियम है उससे बिजली कैसे बनती है। देखो, पहले यूरेनियम को रिएक्टर फ्यूल के रूप में तैयार किया जाता है। रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम्स का कंट्रोल फिशन कराया जाता है। अब फिशन का मतलब है एटम्स का न्यूक्लियस टूटता है और उससे हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है। इस हीट से पानी गर्म होता है। इस पानी से फिर स्टीम बनती है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यानी चेन जो है वो बहुत ही सिंपल और सीधी है। यूरेनियम से हीट बनेगी, हीट से स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ कंट्रोल्ड शब्द बहुत जरूरी है। पावर रिएक्टर में रिएक्शन को कंट्रोल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और सेफ्टी बैरियर के जरिए मैनेज किया जाता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर बॉम्ब समझना वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक रूप से बहुत गलत है। लेकिन सेफ्टी तभी मजबूत होगी जब डिजाइन अच्छा हो, ऑपरेशनल डिसि ऑपरेशन डिसिप्लिन्ड हो, और रेगुलेशन जो है वो स्वतंत्र और सख्त तरीके से पालन किया गया हो। तो इंडिया के जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर नेचुरल यूरेनियम फ्यूल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से जो हीट है और फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब देखो जी, इस डील की टाइमलाइन को समझिए और टाइमलाइन को देखिए। यह खबर अचानक 2026 में पैदा नहीं हो गई। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट सितंबर 2014 में साइन किया था। 2015 में एग्रीमेंट लागू हो गया, लेकिन इतने साल बाद भी यूरेनियम सप्लाई का रास्ता प्रैक्टिकली शुरू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल कोई सामान्य पार्सल नहीं है। किस फैसिलिटी में जाएगा, उसका हिसाब कौन रखेगा, ट्रांसफर कैसे रिकॉर्ड होगा, रीप्रोसेसिंग या आगे ट्रांसफर के लिए परमिशन कैसे होगी, सेफगार्ड्स की रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो इस प्रोसीजर को एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में तय किया जाता है, और 9 जुलाई 2026 को वही महत्वपूर्ण ऑपरेशनल स्टेप पूरा हुआ। मतलब समझिए, 2014 में दरवाजा बनाया गया, 2015 में दरवाजे को लीगल अप्रूवल मिला, और 2026 में उसकी चाबी तैयार हुई। अब देखो, लेकिन चाबी तैयार होने का अर्थ ये नहीं है कि सामान उसी दिन घर पहुंच गया। अब आते हैं असली खबर पर। तो 9 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फाइनलाइज और साइन किया। इससे ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम को इंडिया एक्सपोर्ट करने का ऑपरेशनल रास्ता खुल गया था। लेकिन उसके बाद दो बड़ी कंडीशंस है। अब पहली कंडीशन है, यूरेनियम का उपयोग केवल पीसफुल सिविल न्यूक्लियर पर्पज के लिए होगा। दूसरी, उस पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका शॉर्ट नेम है IAEA, के सेफगार्ड्स भी लागू होंगे। तो आसान भाषा में अगर कहें तो यूरेनियम कहाँ गया, किस सिविल फैसिलिटी में इस्तेमाल हुआ और उसका डिक्लेयर्ड पर्पस क्या था, इसका वेरिफिकेशन बिल्कुल रहेगा। वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार होगा। लेकिन हेडलाइन के पीछे कुछ बात खाली भी है, और कुछ जगह भी खाली है। देखो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में अभी यह नहीं बताया गया कि पहली शिपमेंट कब आएगी, कितनी क्वांटिटी की आएगी, किस प्राइस पर आएगी, बायर कौन होगा, या रिएक्टर और फ्यूल फैसिलिटी में इसका उपयोग होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, और सालाना डिलीवरी स्केड्यूल क्या रहेगा। इसलिए यही सही हेडलाइन है कि यूरेनियम एक्सपोर्ट का भी रास्ता खुला है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कमर्शियल सप्लाई बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है। एग्रीमेंट अभी ऑपरेशनल है, लेकिन अगली कहानी कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन की होगी। तो आखिर आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? तो लॉन्ग टर्म में जो न्यूक्लियर पावर इंडिया को स्टडी इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, इंडस्ट्री को राउंड द क्लॉक पावर मिल सकती है, सोलर और विंड के साथ ग्रिड को बैलेंस करने में मदद मिल सकती है, और जो इंपोर्टेड कोल है, ऑयल है, गैस है, तो इन पर सब डिपेंडेंस को कम करने में योगदान मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगले महीने आपका बिजली का बिल घट जाएगा। नई यूरेनियम सप्लाई को नई इलेक्ट्रिसिटी के बीच बहुत लंबा रास्ता होता है। अभी तो क्या है, अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्यूल प्रोसेसिंग होगी, रिएक्टर बनेंगे, टेस्टिंग होगी, सेफ्टी क्लियरेंस मिलेगा, और फिर प्लांट ग्रिड से जुड़ेगा।
इसमें कई साल लग सकते हैं। इसलिए इस डील का सबसे ईमानदार निष्कर्ष यह है कि यूरेनियम फ्यूल सिक्योरिटी को मजबूत करता है, लेकिन 100 गीगावाट टारगेट जो है वो एग्जीक्यूशन से पूरा होगा। अब सवाल आपसे है, इंडिया के 100 गीगावाट न्यूक्लियर लक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन डिले, सेफ्टी या वेस्ट, या पब्लिक कॉन्फिडेंस? तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर की डिबेट केवल सरकार और साइंटिस्ट की नहीं है, हम सबकी इलेक्ट्रिसिटी और आने वाले भविष्य की डिबेट है। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण, आप देख रहे हैं थिंक ट्विग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।